Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is what are the requirements for transcriptions. What are requirements for transcription? This video is going to be very important from exam point of view. Question has come from this topic of requirements for transcription. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या ज़रूरत और रिक्वायरमेंट होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। यही हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में किस किस पॉइंट से आए हुए हैं। My name is Deepak Kalatra. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is requirements for transcription. जैसे हमने रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के लिए देखी थी, वैसे यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, देखो डीएनए टेम्पलेट जिससे आरएनए बनाना है तो वो स्ट्रैंड होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन क्या है 3' to 5'। दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, लेकिन जिससे आरएनए बनता है वो कौन सा कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा 3' to 5' डायरेक्शन होती है। दूसरा स्ट्रैंड एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। जो आरएनए बनता है वो टेम्पलेट से ही बनता है, इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए। दूसरा क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कौन से होंगे, राइबो शुगर की आरएनए बनाना है तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनासिन ट्राइफॉस्फेट, सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यूरासिल आएगा आरएनए में बेटा, थायमिन नहीं होगा। थायमिन डीएनए में होता है, आरएनए में यूरासिल है। आपको पता है जैसे रेप्लिकेशन में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर भी थे और उन्होंने ड्यूअल पर्पज सर्व किया था, एक्ट एज जैसे कि सबस्ट्रेट। जब ये ऐड होते हैं किस फॉर्म में ऐड होते हैं, मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गोनासिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। दो फॉस्फेट निकलते हैं, वो एनर्जी सोर्स का काम करते हैं नए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जोड़ने के लिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा दी जाएगी। तो इसलिए एनर्जी सोर्स भी खुद ही होती है और सबस्ट्रेट भी खुद ही होती हैं, तो ये दो काम करते हैं। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आरएनए के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट का काम भी करेंगे और एनर्जी सोर्स का भी काम करेंगे। इसके अलावा थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम हमें यहाँ पे कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, हेलिकेज। हेलिकेज आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा देता है और थोड़ी बहुत यहाँ पे कट लगा के टेंशन को रिलीज़ करने का काम कर सकता है। तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर भी ज़रूरत है, जो कि रेप्लिकेशन में भी प्रेजेंट था। नेक्स्ट एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए के टेम्पलेट या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा। तो डीएनए पे डिपेंड करेगा जो आरएनए बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री उसके, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंजाइम होगा। तो इसका पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देख रहे हैं हम कि आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के हैं, यूकैरियोट्स में कितने टाइप के हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा एक ही टाइप के होते हैं, वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो देखे गए हैं। हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट्स वाला ज़्यादा है, साथ में यूकैरियोट्स वाला है हल्का फुल्का। देखो यहाँ पे वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जिसमें होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक को कोर एंजाइम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम जो है यहाँ पे और सिग्मा फैक्टर मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम, और एक ही टाइप का एंजाइम बनेगा या आरएनए पॉलीमरेज एक टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो कोर एंजाइम है बेटा उसमें 5 सब यूनिट होती हैं, दो तो अल्फा होती हैं, एक बीटा होती है, एक बीटा डैश होती है, एक ओमेगा होती है। 5 सब यूनिट, कितनी सब यूनिट से मिलकर बना है कोर एंजाइम, 5, 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। टोटल कितनी होगी, 5 सब यूनिट। साथ में एक सब यूनिट क्या आती है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इसके साथ में जब इनिशिएट करना होता है ट्रांसक्रिप्शन को, इनिशिएशन हो रहा होता है तभी आती है बेटा। और ये सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला टॉपिक हमने इससे पहले डिस्कस किया, उसमें हमने समझा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर एक रीजन होता है और उसी को रिकग्नाइज करके वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाता है। तो कौन रिकग्नाइज करता है प्रोकैरियोट्स में बेटा, सिग्मा फैक्टर इस काम को करने का काम करता है। तो सिग्मा फैक्टर हमें चाहिए, रिकग्नाइज द प्रोमोटर रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे ज़रूरी है जब स्टार्ट करना है, इनिशिएशन होना है ट्रांसक्रिप्शन का, तब क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर। ये बाद में कोर एंजाइम अकेला काम कर लेता है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं कर पाता। स्टार्ट किसकी हेल्प से कर पाता है, सिग्मा फैक्टर, क्योंकि सिग्मा फैक्टर इसको बताता है कि प्रमोटर रीजन कहाँ है और कहाँ पे आके बाइंड करना है। तो ये काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर, बाइंडिंग का और रिकग्नाइज करने का, और बाद में सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, कोर एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर शुरुआत के बाद शुरुआत तो कर देगा बेटा, इनिशिएट कर देगा, लेकिन बाद में इलोंगेशन के टाइम हट जाएगा। तो
तो फिर एंड के टाइम पे एक नया फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसे बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रो फैक्टर। रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन को पहचानता है और आकर के वहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवाने का काम करता है। तो ये कोर एंजाइम के साथ जाएगा, टर्मिनेटर रीजन जब आएगा और कोर एंजाइम के साथ जाकर के इसको बताएगा कोर एंजाइम को कि यहाँ पे आकर के टर्मिनेट कर देना है ट्रांसक्रिप्शन की, टर्मिनेटर रीजन आ गया। तो उसका सीक्वेंस को पहचान लेगा रो फैक्टर और यहाँ पे कोर एंजाइम को वहाँ से हटा देगा और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देने का काम करेगा। तो हमने देखा कि बेटा एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है प्रोकैरियोट्स में, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है प्रोमोटर को रिकग्नाइज करवाने में रोल प्ले करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने में, उसके बाद वहाँ से हट जाता है। कोर एंजाइम के अकेला इस काम करता रहेगा, उसके बाद रो फैक्टर आएगा टर्मिनेटर रीजन पे और रो फैक्टर आके बताएगा कि अब कोर एंजाइम को यहाँ से एक्टिविटी को रोक देना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना चाहिए। यूकैरियोट्स में देखें तो बेटा 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं। इसके अलावा ऑर्गेनल के अंदर भी हो सकते हैं, वो हमने काउंट नहीं किए हैं। जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर अमोन की बात करें 3 टाइप्स की, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। सिग्मा फैक्टर करता क्या है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। रो फैक्टर करता क्या है और कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं प्रोकैरियोट्स में, इससे आ चुका है। कितने टाइप के यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3 टाइप्स के, इससे आ चुका है। फिर तीनों के फंक्शंस किस किस आरएनए को बनाते हैं यूकैरियोट्स में। जैसे हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, ये किस किस संदेश के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कौन कौन सा बेटा? राइबोसोम में जो आरएनए मिलते हैं, जो इसे सबनेट में 5.8, 18S, 28, एक और मिलता है 5S। 5S ये नहीं बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 5S राइबोसोमल आरएनए को छोड़ के सारे राइबोसोमल आरएनए बनाता है। 5.8, 18, 28S राइबोसोमल आरएनए बना सकता है। 5S कौन बनाता है बेटा? आपको याद रखना है, 5S 3 वाला बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3, बस उसको छोड़ के सारे बनाता है। फिर सेकेंड है आरएनए पॉलीमरेज 2 फॉर सिंथेसिस ऑफ HNRNA। HNRNA का मतलब क्या है? हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। HNRNA जो कि बाद में ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो है स्प्लाइसिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, फिर वो फंक्शनल mRNA बनाएगा। तो पहले जब आरएनए बनेगा उसमें एक्सोन के साथ इंट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर। और इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन से बने होते हैं, इसलिए इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरप्टिंग इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इसलिए इंट्रॉन्स को हटाया जाता है स्प्लाइसिंग में और एक्सोन को जोड़ा जाता है। तो उससे पहले जो बना होता है वो HNRNA कहलाता है यूकैरियोट्स के अंदर, और इसको स्प्लाइसिंग करके फंक्शनल या mRNA के अंदर चेंज किया जाता है। फिर थर्ड टाइप का आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है सिंथेसिस किसका करता है बेटा? tRNA। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो एग्जाम में ट्रांसफर आरएनए का संदेश पूछ लिया जाए और पूछा गया है बेटा कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। जो अभी भी क्वेश्चंस आए हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। 1 to 3 जो टाइप आरएनए पॉलीमरेज का कौन किस को संदेश करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सारे राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है एक्सेप्ट 5S। 5S कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। इसके अलावा ScRNA बनाता है और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कौन बनाता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जितने भी छोटे साइज़ के आरएनए हैं मोस्टली वो कौन बनाता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज 3, जैसे कि tRNA हो गया, 5S राइबोसोमल आरएनए या SNRNA जैसे भी ये बनाता है। जो mRNA है या HNRNA कौन संदेश करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है बेटा? 5.8S, 18S, 28S राइबोसोमल आरएनए का संदेश करने का काम करता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के टाइप, उनके कंपोनेंट किस को ये सिंथेसिस करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक जो है हमारा एंजाइम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसमें चलते हैं रिकग्निशन सीक्वेंसेस। इसके अलावा जो है रिकग्निशन सीक्वेंसेस भी यहाँ पे होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो आएगा वो पहचानेगा कि ये रिकग्निशन सीक्वेंस की यहाँ पे प्रमोटर है और प्रमोटर का सीक्वेंस को पहचानेगा, तभी वो बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। रिकग्निशन सीक्वेंसेस बेटा दोनों में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। पहले हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट के अंदर मिलने वाले 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है, लगभग 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। जैसे कि ये वाला T थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन, ये वाला सीक्वेंस आ गया। इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिब्नो बॉक्स। प्रिब्नो ने इसको एक्सप्लेन किया था, साइंटिस्ट ने, इसको बोलते हैं प्रिब्नो। आपको एग्जैक्टली याद रखना है TA ठीक है। थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन वाले न्यूक्लियोटाइड यहाँ प्रेजेंट होंगे।
ये 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम मिलता है, इसलिए माइनस लिखा हुआ बेटा अपस्ट्रीम साइड के लिए। प्रमोटर से पहले देखो कहाँ मिलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रमोटर है ना, इससे 10 बेस पेयर पहले, ये साइड कौन सी हो जाएगी इसकी, डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम है इसलिए माइनस लिखा हुआ है। प्रमोटर से 10 बेस पेयर पहले मिलेगा बेटा आपको रिकग्निशन सीक्वेंस। कौन से वाला, TA 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स। प्रिग्नो साइंटिस्ट ने बताया था। P से प्रिग्नो, P से प्रोकैरियोट्स में रिकग्निशन सीक्वेंस तो P से एडिड होते हैं। 6 बेस पेयर सीक्वेंस, T थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से। लगभग कितना होता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वहाँ से 35 बेस पेयर पहले आपको देखने को मिलेगा ये वाला सीक्वेंस। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में भी बेटा जो है सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि 7 बेस पेयर सीक्वेंस होता है। यूकैरियोट्स में 7 बेस पेयर का सीक्वेंस मिल सकता है, जो कि सीक्वेंस कैसा है, टी थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन, अल्टरनेट है, थाइमिन फिर एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर एडेनिन, फिर थाइमिन एडेनिन, थाइमिन। या फिर ऐसे होगा थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन एडेनिन, थाइमिन। तो 7 बेस पेयर का सीक्वेंस है। इसके बारे में बेटा हॉगनेस साइंटिस्ट ने बताया, इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स भी इसी का नाम है बेटा। क्योंकि इसमें देखोगे टाटा आ रहा है, देखो TATA टाटा, टाटा, ठीक है, TATA टाटा, इसलिए इसको टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स भी बोला जाता है। ये लगभग 20 बेस पेयर है। 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम मिलता है स्टार्ट पॉइंट से। कितने, 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम मिलता है बेटा यूकैरियोट्स के अंदर, 7 बेस पेयर। तो आपको 2 बातें याद करनी सबसे ज़रूरी है। 6 बेस पेयर सीक्वेंस रिकग्निशन सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में मिलता है, जिसको हम प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, और 7 बेस पेयर मिलता है यूकैरियोट्स में। 7 ज़्यादा है तो यूकैरियोट्स एडवांस है, इसलिए 7 याद रखना, 7 बेस पेयर। और ये हॉगनेस साइंटिस्ट ने टाटा बॉक्स इसको जो है बोला गया। तो TA थाइमिन एडेनिन अल्टरनेट करते हुए लिखा जाता है। ये 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है प्रोकैरियोट्स में, 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है यूकैरियोट्स में लगभग। और 7 बेस पेयर का एक और सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं CAAT कार्ड बॉक्स बोलते हैं। ये भी मिल सकता है, जो कि 70 से 80 बेस पेयर पहले मिलता है। 70 to 80 बेस पेयर अपस्ट्रीम साइड में मिलता है स्टार्ट पॉइंट से। कार्ड बॉक्स को, कार्ड बॉक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिससे रिकग्निशन होता है, पहचान होती है, और RNA पॉलीमरेज पहचान पाता है कि कहाँ पे प्रमोटर है, कहाँ पे आके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिकग्निशन सीक्वेंसेस का भी रोल है प्रोकैरियोट्स में भी रिकग्निशन करवाने में, और यूकैरियोट्स के अंदर भी। ये बेटा एक पहचान है एक तरीके से। जैसे आप जानते हो ना, आपके घर के आसपास आते हो तो आपको पता लग जाता है घर के आसपास आगे कौन सा घर आपका है, फिर आपको पहचान है घर के अंदर गेट कौन सा है तो उससे जाना है, फिर अंदर गेट के अंदर एंट्री करने का घर में कहाँ पर जाना है, तो ये भी आपको पहचान है, तो रिकग्निशन है आपको, तभी आप सही घर पे पहुंच पाते हैं, अपने घर पे पहुंच पाते हो। तो इसलिए जो रिकग्निशन सीक्वेंसेस इसको पहचान करके बताएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। उसके लिए जो रिकग्निशन सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि यहाँ पे पार्ट होते हैं DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं अबाउट रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हमने देखा कि टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ती है, फिर एंजाइम देखे, हेलिकेज, RNA पॉलीमरेज, इसके टाइप्स पढ़े प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, और फिर हमने रिकग्निशन सीक्वेंसेस देखे जो कि प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में किस तरह के होते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको सब बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।